हेलो एवरीवन। तो फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेकंड टॉपिक हमारा है फैलोपियन ट्यूब। ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो आज बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो सबसे फर्स्ट वन जो हमारा होता है कि इसको हम और किस नाम से बुला सकते हैं। तो लिख लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब इट्स ऑल्सो नोन एज, इसके और क्या क्या नाम है। एक बार नोटसेट 2022 के अंदर पूछा था कि इसका फैलोपियन ट्यूब के अदर नाम क्या है, तो उसमें सबसे पहले लिख लीजिए इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। ओविडक्ट बोल सकते हैं, इसको हम सालपिंज बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अलावा हम इसको फनिस बोल सकते हैं। फनिस, ठीक है। ओविडक्ट बोल सकते हैं, सालपिंज बोल सकते हैं और फनिस बोल सकते हैं। तो यही एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि फैलोपियन ट्यूब का अदर नाम क्या है। तो ये हमारा ऑप्शन था, उसमें सालपिंज ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये किसमें आया था? नोटसेट 2022 के अंदर। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ यूट्रस से और इनफंडिबुलम तक, यहाँ इन फिम्ब्री तक, तो इसकी लेंथ कितनी है। तो हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। तो इसकी लेंथ लिख लीजिए। तो इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 10 to 12 एवरेज, 10 से 12 सेंटीमीटर जो होती है एवरेज लेंथ होती है, ठीक है। कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि इसका ओरिजिन, कि किस स्ट्रक्चर से बनती है। तो इसका ओरिजिन लिख लीजिए। ओरिजिन, अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो मैं अगर हाफ यूट्रस की और फैलोपियन ट्यूब की बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये हमारी ये होती है मुलेरियन डक्ट से। इसका ओरिजिन कहां से होता है? मुलेरियन डक्ट से। अब ये मुलेरियन डक्ट जो है इस इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट को बनाती है। तो लिख लीजिए कि मुलेरियन डक्ट से क्या क्या बनता है हमारा। हमारा बनती है कि वन फैलोपियन ट्यूब, वन फैलोपियन ट्यूब। अगर राइट मुलेरियन डक्ट होगी तो राइट फैलोपियन ट्यूब को फॉर्मेशन करेगी, और अगर लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब होगी तो लेफ्ट मुलेरियन डक्ट लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगी? हाफ यूट्रस का फॉर्मेशन करेगी। ये क्या करेगी? जैसे मुलेरियन डक्ट है वो क्या करेगी, अगर हमारी बात करें कि राइट साइड की जो है वो राइट साइड की राइट फैलोपियन ट्यूब का, राइट यूट्रस का, राइट सर्विक्स का और राइट टू थर्ड अपर वेजाइना का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो हाफ यूट्रस होगा, हाफ पार्ट ऑफ सर्विक्स होगा और हाफ अपर टू थर्ड वेजाइना का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये ऑल स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारी किससे बनती है? मुलेरियन डक्ट से। यानी मुलेरियन डक्ट में अगर कभी प्रॉब्लम मुलेरियन डक्ट के अंदर हो तो हमेशा प्रॉब्लम किस में देखने को मिलेगी? फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर और अपर वेजाइना के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है इसके पार्ट्स की। जो हम इसके पार्ट्स के बारे में, एक जो इम्पोर्टेंट है इसके पार्ट्स है ना। ये जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है इसको हम क्या करते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन जो ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर दिख रही है, मैं इसको नाम लिखता हूँ फर्स्ट वाला जो ये है। सेकंड जो आपको ब्लैक कलर से, थर्ड ये रेड कलर से और फोर्थ अगेन ग्रीन कलर से। ये क्या है, हम फैलोपियन ट्यूब को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है ये हमारा क्या है? इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम। सेकंड वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस। थर्ड ये जो पार्ट है रेड कलर वाला इसको हम बोलेंगे एम्पुला। और फोर्थ वन जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। इसको क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक कर इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा है उसको लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम। अभी हम बात करते हैं इंटरस्टिशियम के बारे में। तो इंटरस्टिशियम का जो सेकंड नेम है ऑल्सो नोन एज, इसका और एक नाम क्या है? इंट्राम्यूरल पार्ट। इसका और क्या नाम है? इंट्राम्यूरल। इसको इंटरस्टिशियम या इंट्राम्यूरल बोलते हैं। ये क्या होता है? इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ होती है इसकी 1.25 सेंटीमीटर और डायामीटर होगा इसका 1 mm डायामीटर। ये जो पार्ट होता है हमारा, ये क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे नैरो पार्ट है। तो लिख लीजिए कि ये क्या है? नैरोएस्ट पार्ट है।
अगर ये सबसे छोटा होगा तो ये क्या बनाता है, इसकी एनाटॉमी में अगर ये सबसे छोटा है तो ये क्या बनाएगा, कि स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि बैरियर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि किसका फॉर्मेशन करता है, मेक्स एनाटॉमिकली स्फिंक्टर, ये फॉर्म्स एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, एनाटॉमिकल। और क्यों करता है, इसको क्यों बोलते हैं हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, क्योंकि इसकी एनाटॉमी जो है, ये हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये क्या होता है, सबसे नैरो होता है, और जो पार्ट सबसे नैरो होगा वो क्या करेगा, स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या होगा कि जब ये इंटरस्टिशियम जो है वो किसके अंदर खुलता है हमारा, ये खुलता है यूट्रस के अंदर, तो जिस इसकी जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग इनटू यूट्रस, जो इसकी ओपनिंग होगी उसको हम क्या बोल देंगे, यूटेराइन ओस्टियम, या इसको हम बोलते हैं कोर्नुआ ऑफ यूट्रस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग इनटू यूट्रस नोन एज कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, और इसको हम बोलेंगे यूटेराइन ओस्टियम। इसको हम क्या बोलेंगे, यूटेराइन ओस्टियम, या इसको हम बोलेंगे ट्यूबल ओस्टियम। ये सारे नाम क्या हैं, जो ओपनिंग हमारी इसके अंदर होती है इसको हम बोलते हैं, इसको ट्यूबल ओस्टियम बोल सकते हैं, इसको यूट्राइन ओस्टियम बोल सकते हैं, कोर्नुआ ऑफ यूट्रस बोल सकते हैं। वो सारे नाम क्या है, जो हमारा इंटरस्टिशियम पार्ट जो है हमारा किसके अंदर खुलता है, यूट्रस के अंदर खुलता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो थी किसके बारे में, इंटरस्टिशियम के बारे में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये इसको इंट्राम्यूरल बोलते हैं, 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, वन, और ये क्या होता है 1 mm डायमीटर इसका डायमीटर होता है, मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1 mm की। नैरोएस्ट पार्ट है किसका, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, सबसे सकड़ा पार्ट। और क्या करता है, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करता है। बात की क्यों करता है, क्योंकि इसके क्या होती है, सबसे नैरो होने की वजह से इसको हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। उसके बाद में इसकी ओपनिंग होती है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, यूटेराइन ओस्टियम या ट्यूबल ओस्टियम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, स्थमस। तो स्थमस की बात करते हैं ना, स्थमस जो होता है वो सेकंड नैरोएस्ट पार्ट हमारा क्या है, सेकंड नैरोएस्ट पार्ट। तो हेडिंग लगा लीजिए, सेकंड वन स्थमस। और स्थमस के बारे में लिखना शुरू करते हैं। स्थमस जो है हमारा क्या है, एक तो सेकंड नैरोएस्ट पार्ट है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, लिख लीजिए सेकंड नैरोएस्ट पार्ट। सेकंड नैरोएस्ट पार्ट क्यों है, क्योंकि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसके यूट्रस से लेकर और एम्पुला तक क्या होती है, धीरे धीरे वाइड होती है। तो सबसे नैरोएस्ट तो हमारा इंटरस्टिशियम या इंट्राम्यूरल हो गया, उसके बाद में हमारा स्थमस, और एम्पुला जो होता है हमारा सबसे वाइड पार्ट होता है। तो लिख लीजिए कि इसकी लेंथ जो होगी उससे बड़ी होगी, किससे, इंटरस्टिशियम से। कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होगा, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 1 to 2 mm इसका डायमीटर होता है। क्या होगा, 1 to 2 mm इसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो ये इससे तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन एम्पुला से छोटा होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि सेकंड नैरोएस्ट पार्ट होता है। इसके बाद में हमने बात की कि इंटरस्टिशियम तो हमारा क्या कर रहा था, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन हमारा जो स्थमस जो होता है वो क्या करता है, हमारा फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करता है। तो लिख लीजिए, फॉर्म्स फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। और इसको समझते हैं ना कि ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर कैसे बनाता है। हमारे क्या होता है कि जो स्थमस जो होता है, स्थमस के अंदर क्या मिलती है, इसके अंदर मिलती है डेंस मसल फाइबर। और ये जो डेंस मसल फाइबर होते हैं इनमें क्या होती है, थिक सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल ऑफ
मस्कुलरिस लेयर। ये क्या होती है, जो हमारी आउटर तो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है मस्कुलरिस के अंदर, और इंटरनल जो होती है वो हमारी सर्कुलर मसल होती है। और ये क्या होती है, इसके अंदर डेंस होती है, ये साइज में मोटी होती है, इसकी थिकनेस जो होती है वो मोटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो ये मोटी होगी तो इसमें दो काम होंगे, एक तो इजी एक्सेसिबल होगी, ठीक है, इजी एक्सेसिबल होगी, और बेस्ट प्लेस फॉर ट्यूबेक्टमी। एक तो आप इसको इजीली पहचान जाओगे, जैसे हम फैलोपियन ट्यूब को देखते हैं तो इसकी क्या होगी, थिकनेस जहां पे होगी वो पार्ट कौन सा होगा, हमारा इस्थमस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसल्स क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे मोटी है, तो इसकी वजह से तो इसको आप इजीली एक्सेसिबल करो। और बेस्ट प्लेस फॉर ट्यूबेक्टमी, जिस चीज को आप अच्छे से पहचान सकते हो वो जो साइट होती है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट करके कट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसका और फायदा क्या है कि प्रिवेंट फिस्टुला फॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो चीज ज्यादा मोटी होगी उनमें फिस्टुला बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो चीज पतली होगी या थिन होगी उनमें क्या होता है, फिस्टुला फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। इसलिए बेस्ट प्लेस फॉर ट्यूबेक्टमी होती है, तो क्यों, एक तो ये उसका बेस्ट प्लेस का, एक तो ये इजी एक्सेसिबल होती है, दूसरा इसमें फिस्टुला फॉर्मेशन कम होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इस्थमस को बेस्ट साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस्ट साइट फॉर ट्यूबेक्टमी, बेस्ट साइट फॉर ट्यूबेक्टमी। उसके रीजन क्या क्या है, फर्स्ट वन इजी एक्सेसिबल है, और सेकंड वन इसमें प्रिवेंट फिस्टुला फॉर्मेशन की है, जो इसके थिक मसल्स जो होती है वो क्या करती है, फिस्टुला फॉर्मेशन को रोकती है। तो हम बात कर रहे थे कि फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर कैसे बनाता है, तो इसके अंदर डेंस मसल फाइबर है, जिसमें थिक क्या होती है, सर्कुलर मसल होती है। इन सर्कुलर मसल्स के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, लाइक पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस की तरह इसमें भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे और रिलैक्सेशन होंगे। जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं तो क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या करती है, एक बैरियर का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट तो हमारा क्या था, इंटरस्टिशियम, इसलिए एनाटॉमिकल तो है नहीं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी का पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, हमारा फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर का। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, इसके डायमीटर को कम कर देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। बेस्ट साइट होती है ट्यूबेक्टमी के लिए, ठीक है। अब मैं एक बात और है कि जो साइट पे, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन है, जो उसका क्या कर सकती है, डायमीटर को कम कर सकती है, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर कभी हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो उसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए लिख लीजिए कि मोस्ट कॉमन, हाईएस्ट, ऐसे लिखिए, हाईएस्ट रिस्क फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर, जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने के, वो कहाँ पे होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स होती हैं ये क्या करती है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इस पार्ट में, और एक पार्ट क्या है, सेकंड नैरोएस्ट भी है, नैरो भी है, कॉन्ट्रैक्शंस भी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसके जो वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हाईएस्ट रिस्क होती है। सबसे मोस्ट कॉमन साइट जो होती है हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, वो हमारी एम्पुला होती है। क्यों होती है उसको अभी हम देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट है वो हमारी है एम्पुला, और अगर जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है वो भी हमारी क्या है, एम्पुला। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो रप्चर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है, लेकिन जो हमारा स्थमस जो है उसका डायमीटर कम है, इसलिए उसके क्या होते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, किसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने के। तो बात करते हैं स्थमस की, सेकंड नैरोएस्ट पार्ट है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1 to mm डायमीटर होता है, और फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर डेंस मसल फाइबर होते हैं, और ये कैसे होते हैं, थिक, इसके अंदर सर्कुलर मसल होती है, जो जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। बेस्ट साइट होती है ट्यूबेक्टमी की। क्यों? क्योंकि जब थिक मसल्स जो होती हैं वो इजी एक्सेसिबल होती है, जिसकी वजह से हम इसको इजी आइडेंटिफाई करके और कट कर सकते हैं, और इसमें फिस्टुला फॉर्मेशन कम होता है, ठीक है।
और हाईएस्ट रिस्क होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नैरोएस्ट पार्ट है और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, रप्चर हो सकती है प्रेगनेंसी। थर्ड वन पार्ट जो हमारा है वो क्या है, एम्पुला। तो हेडिंग लगाइए एम्पुला के बारे में कि एम्पुला क्या होता है, ठीक है। अगर हम एम्पुला की बात करें तो एम्पुला क्या है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट भी है और वाइडेस्ट भी है। तो हेडिंग हमारी है एम्पुला, ठीक है। ये क्या है, हमारा सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, इसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन साइट है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं इसका वाइडेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। लिख लीजिए कि वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्यों है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर भी कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 mm सॉरी, 5 mm इसका डायमीटर है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी थी 1.25 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डबल इंटरस्टिशियम, इसका डबल है स्थमस, स्थमस का डबल क्या है हमारा एम्पुला है, ठीक है। तो लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 mm इसका है। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमन साइट क्यों होती है, क्योंकि एक तो क्या होता है सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, स्पेस प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, इसमें हमारे जो स्पर्म और सेकेंडरी साइट के स्टॉपेज के लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इसमें लिख लीजिए कि फर्टिलाइजेशन ये क्या करता है, इसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो इसके अंदर सीलिएटरी सेल्स होती है, एक इसके अंदर सिक्रेटरी, या हम उनको बोल सकते हैं पैग सेल, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। 60% इसके अंदर क्या होता है सिलिएटेड सेल्स होती हैं, और 40% इसके अंदर क्या होती है हमारी पैग सेल्स होती हैं। ये जो सिलिएटेड सेल्स होती है इनका तो क्या होता है, मूवमेंट होता है, बीट, बीट की जगह आप मूवमेंट लिख लीजिए ना, मूवमेंट टुवर्ड्स यूट्रस। इनका जो यूट्रस की तरफ मूवमेंट होता है, इसके अंदर जो सीलिया होंगे, उस सीलिया का मूवमेंट जो होता है वो क्या करता है, जाइगोट जो हमारा होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, उसको मूवमेंट करवाता है किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ, ठीक है। जो सिक्रेटरी सेल्स होती है ये क्या करती है हमारी, सिक्रेट न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड, न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, जो फ्लूइड फ्लूइड सिक्रेट होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, और ये क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अर्ली जाइगोट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब मान लो कि कोई सेल यहाँ तक आई, जैसे स्पर्म आया, हमारी सेकेंडोसाइट आई, दोनों आपस में मिले और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वो जो जाइगोट जो डेवलप होता है, डेवलपिंग जाइगोट को क्या होती है, एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो एनर्जी उसको मिलती है सिक्रेटरी सेल्स या पैक सेल से। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पायरूवेट होता है, ये क्या सिक्रेट करती है, सिक्रेटरी सेल पायरूवेट, और ये पायरूवेट जो होता है वो किसका काम करता है, एनर्जी का काम करता है, किसके लिए, जो हमारा जाइगोट है, अर्ली जाइगोट जो है उसके लिए एनर्जी का काम करता है। और सिलेटेड मूवमेंट जो होती है बी टुवर्ड्स द यूट्रस, सो दैट्स व्हाई द मूवमेंट ऑफ जाइगोट टुवर्ड्स द यूटेराइन कैविटी, ओके। तो सीलिया जो होता है मूवमेंट करके और हमारे जाइगोट को किसके अंदर सेंड करते हैं, हमारे यूटेराइन कैविटी के अंदर सेंड करते हैं। तो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 mm, मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन क्यों है, आप रीजन हमने देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। अगर कोई जो हमारा जाइगोट है उसके सबसे ज्यादा रुकने के चांसेस कहाँ पे होते हैं, एम्पुला के अंदर। रीजन है कि उसको अगर यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो
तो वो यहाँ पे स्टे करता है, इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस है। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की जो है हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो किसके अंदर है, स्थमस के अंदर है। याद रखना इस चीज को ना, यहाँ पे जो प्रेगनेंसी होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, वो कैसी होगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब हम इसकी एपिथेलियम की बात करते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, जब हम इसके एपिथेलियम की बात करते हैं तो इसके एपिथेलियम को अगर मैं यहाँ से कट करके और अगर इसको थोड़ा जूम करूं, इसको जूम करूं तो ये क्या है, हमारी एम्पुला के एपिथेलियम है। तो इसके एपिथेलियम के अंदर क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, म्यूकोसा के फोल्ड्स होंगे। तो जिनको हम क्या बोलते हैं, इन म्यूकोसल फोल्ड को हम बोलते हैं प्लीका। इनको क्या बोलेंगे हम, प्लीका बोलते हैं। ठीक है, और किसको बोलते हैं, म्यूकोसल फोल्ड को। तो इसके अंदर लिख लीजिए कि मैक्सिमम म्यूकोसल फोल्ड, मैक्सिमम म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट इन एम्पुला। और जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम बोलेंगे प्लीका, क्या बोलेंगे उनको हम, उनको बोलेंगे प्लीका। ठीक है, तो ये था हमारा एम्पुला के बारे में कि एम्पुला हमारा लॉन्गेस्ट वाइडेस्ट पार्ट है, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता है, इसके अंदर हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके अंदर प्लीका प्रेजेंट होता है या कहीं मैक्सिमम म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, सिक्रेटरी सेल्स ज्यादा होती हैं। ये सिक्रेटरी सेल्स और सिलेटेड सेल्स पूरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, ये हमारी एम्पुला रीजन के अंदर। ठीक है, सिक्रेटरी जो हमारी सेल्स होती हैं, जो ये पैक सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसको, हमारे जाइगोट को। और ये जो सीरिया होती है ये मूवमेंट करवाती है जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब की तरफ। ठीक, नेक्स्ट 4-1 पार्ट जो हमारा है वो हमारा है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है, इसका मेन काम होता है जो हमारा सेकेंड ओव्यूलेशन में जो हमारी सेकेंडरी ओसाइट्स होती है, उन ओसाइट्स को रिसीव करना और एम्पुला तक लेके आना, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो सके, हमारा फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लीजिए 4th पार्ट इनफंडिबुलम। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, इनफंडिबुलम है। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है, इसकी लेंथ वापस लिख लीजिए कि 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा होता है, 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये शेप की अगर इसकी बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है, फनल शेप होती है, फनल शेप। ये कैसा होगा, इसकी कीप जैसी इसकी स्ट्रक्चर होगी, शेप जो होगी वो कैसी होगी, कीप जैसी। इसके अंदर क्या होता है, 25 to 30 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोन एज फिम्ब्री, जिनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसमें ये जो छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं, फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये वाले जो फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। इनमें क्या होता है, एक फिम्ब्री डोमिनेंट होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, और ये कहाँ तक होती है, हमारे ओवरी तक होती है। ये क्या काम करती है, ओवरी से जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट या ओवम जो निकलता है उसको रिसीव करती है, और रिसीव करके क्या करेगी, हमारे एम्पुला तक पहुंचाएगी। जो इसमें क्या होगा, इन फिम्बरी में वन डोमिनेंट फिम्बरी रीच अप टू ओवरी। जो ओवरी तक पहुंच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्बरी बोलते हैं। तो ये वाली जो फिम्बरी है इसको हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन फिम्बरी। तो ओवेरियन फिम्बरी क्या काम करती है, जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट होती है उसको रिसीव करके और एम्पुला तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनफंडिबुलम के बारे में, जिसके अंदर क्या होगा, 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। उसके अलावा इसके अंदर फनल शेप का होगा, 25 से 30 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो फिम्बरी होते हैं। एक फिम्बरी डोमिनेंट होती है जो क्या करती है, हमारे ओवम से सेकेंडरी ओसाइट को रिसीव करती है। उसके अलावा इसके अंदर एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग इनटू एब्डोमिनल कैविटी।
जिसको हम क्या बोलते हैं, उस ओपनिंग को एब्डोमिनल ओस्टियम। इसको क्या बोलेंगे हम, एब्डोमिनल ओस्टियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या इसके बारे में था, जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पे होगी, इसी के अंदर होगी, है ना। यहाँ पे ये फिम्बरी होंगी, जैसे ये क्या होगा, ये चारों साइड पे इसमें क्या होंगी, फिम्बरी होंगी, इसमें एक लंबी होगी और बीच में एक होल होता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ओस्टियम, ठीक। तो ये हमारा है इन्फंडिबुलम कि इसमें ये सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसके अंदर सेल्स की, जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इससे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेल्स के बारे में, सिर्फ हमें लिखना है कि विच सेल्स आर प्रेजेंट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें लिख लीजिए सेल इन फैलोपियन ट्यूब। सेल्स इन फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करें तो फर्स्ट वन जो होती है हमारी, फर्स्ट वन होती है सीलिएटेड सेल। इसके अंदर कौन सी सेल होंगी, सीलिएटेड सेल। और ये सीलिएटेड सेल्स क्या करती हैं, बीट टुवर्ड, आप बीट्स की जगह लिख सकते हो मूवमेंट टुवर्ड द यूट्रस। और ये किसमें हेल्प करती हैं, हेल्प टू रीच जाइगोट टू यूट्रस। और बोले कि इसके इम्प्लांटेशन साइट, तो इम्प्लांटेशन साइट तक जाने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड सेल्स जो हमारी हैं वो हमारी होती हैं सिक्रीटरी सेल्स। ये जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, ये सिक्रीटरी सेल्स किसका सिक्रेशन करती है, हमारी सिक्रेट करती हैं पायरुवेट का। किसका सिक्रेट कर देंगे, पायरुवेट का। और ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन न्यूट्रिशन टू द जाइगोट। और ये जाइगोट को क्या करवाती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, याद रखना इस चीज को ना। तीसरी जो होती है हमारी पैग सेल्स होती है इसके अंदर, है ना। कौन सी सेल होंगी, पैग सेल्स। ये भी क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड का सिक्रीशंस करती हैं। और इसका भी लिख लीजिए हेल्प इन न्यूट्रिशन टू द जाइगोट या अर्ली डेवलपिंग जाइगोट। जो हमारा अर्ली डेवलपिंग जाइगोट जो होता है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये क्या हमारी सेल्स इन फैलोपियन ट्यूब, कितनी टाइप की, सीलेटेड सेल्स होती है, सिक्रेटरी सेल्स होती है और हमारी पैक सेल्स होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। किसकी जो ब्लड सप्लाई होती है फैलोपियन ट्यूब को, वो कहाँ से होती है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है इसके साथ में दो ऑर्गन है, ठीक है। एक तो हमारा यूट्रस, एक हमारा क्या है यहाँ पे ओवरी है। तो इसको क्या होगा, मैं अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो इसको यहां से जो सप्लाई मिलेगी वो तो कहां से मिलेगी, यूट्राइन आर्टरी से। इस पार्ट को तो कौन सप्लाई करेगा, हमारी यूटेराइन आर्टरी, यानी कि इसमें लिख लीजिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसको बीएस का मतलब है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई को क्या करती है, दो आर्टरी करती है, टू आर्टरी। और वो दोनों आर्टरी कौन कौन सी है, तो इसमें लिख लीजिए फर्स्ट वन तो हमारी जो है, फर्स्ट हमारी है यूटेराइन आर्टरी। फर्स्ट कौन सी है हमारी, यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी की कौन सी ब्रांच है वो हम यूट्रस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उन सबके बारे में पढ़ेंगे। एक होती है ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा ओवेरियन आर्टरी जो होगी हमारी, ये ओवेरियन आर्टरी तो क्या करती है, इस लेटरल पार्ट को, ये क्या है मीडियल पार्ट है, ये क्या है लेटरल पार्ट है। तो जो हमारी ओवेरियन आर्टरी होगी, ओवेरियन आर्टरी करेगी सप्लाई 1/3 लेटरल पार्ट। ये हमारा जो 1/3 लेटरल पार्ट है इसको हमारी क्या करेगी, ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी यूटेराइन आर्टरी, बचे हुए 2/3 पार्ट को, तो यानी कि हम लिखेंगे मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ
फैलोपियन ट्यूब, इसको कौन सप्लाई करेगी? हमारी यूटेराइन आर्टरी। तो लिख लीजिए इसको, दो आर्टरी जो होती हैं वो सप्लाई करती है, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओवेरियन आर्टरी जो होती है हमारी एब्डोमिनल आयोटा की बात ब्रांच होती है, और कहां से निकलती है? T2 थोरेसिक 2 लेवल से, ठीक है। इसके बाद में आता है कि इसकी जो नर्व सप्लाई है, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए नर्व सप्लाई। इसकी नर्व सप्लाई होती है T11, T12 और L1 से, ठीक है। कहां से होती है? T11, T12 और L1 से इसकी नर्व सप्लाई होती है। अगर जब कभी इसमें क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो पेन होता है, पेन जो होता है वो इन्हीं के स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। जब स्ट्रेचिंग होता है T11, 12 और L1 के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ये पेन फील होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए कि मूवमेंट ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट जो होता है उसका मूवमेंट कैसे होता है? तो जो जाइगोट है हमारा किस में बनता है? एम्पुला में बनता है। अभी हमने बात की कि एम्पुला में अगर जाइगोट बनेगा वो किस तरफ जाएगा? हमारा यूट्रस की तरफ। तो इसमें दो मूवमेंट होती है। जब अभी हमने इस्थमस में बात की तो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर की बात की थी। उस फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर में हमने देखा था कि उसके अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। और कैसे होते हैं? पेरिस्टालसिस की तरह। यानी कि इसके अंदर कैसा होगा? एक तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, तो इसमें लिख लीजिए मूवमेंट ऑफ जाइगोट बाय द इसको कंप्लीट कर लीजिए, मूवमेंट ऑफ जाइगोट बाय द फर्स्ट वन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और सेकंड वन हमारा सीलिएटेड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। अगर हम बात करें कि इनमें से डोमिनेंट कौन सा है, कि जिसकी वजह से जो मेन रीजन है, तो सबसे इसमें क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसमें लिख लीजिए मेन रीजन। और ये जो सीलियरी मूवमेंट होगा ना, सेकंड मेन रीजन। अगर पूछे कि क्या सीलियरी मूवमेंट, सीलियस तो इसके अंदर होल ओवर प्रेजेंट है, लेकिन सीलियस से ज्यादा इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो मेन रीजन होता है किसका? जाइगोट का यूटेराइन कैविटी के अंदर पहुंचने का, ठीक है। तो और जो उसके बाद में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद में हमारा सीलियरी मूवमेंट। तो फर्स्ट में अगर वो पूछे कि अगर आपको मान लो कि नोटसेट के अंदर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि मूवमेंट ऑफ जाइगोट बाय द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूट्राइन कैविटी, तो आपको फर्स्ट इसमें देगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, और दो ऑप्शन देगा। उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो रीजन होगा हमारा क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो यहाँ तक क्या था हमारा ये फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट थर्ड वन पार्ट जो हमारा है वो क्या है? यूटरस। तो यूटरस को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।